Hey guys, welcome back to this channel Learn at Ease दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर जो कि है सिविक्स का, उसका पार्ट 2। तो अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा पर विजिट कीजिए और अभी वो वीडियो देख लीजिए, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है स्टोरी में। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो ताकि वो ग्रे हो जाए और घंटी बज जाए ताकि आपको सारे न्यू नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ओर। As protest and struggle against apartheid has increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression। ठीक है, जैसे जैसे स्ट्रगल्स और प्रोटेस्ट बढ़ते रहे अपार्थाइड सिस्टम में और जितना इंक्रीज़ होने लग गया, तो अब गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो गया है कि अब वो ज़्यादातर ब्लैक को अपने अंदर में कब्जे में नहीं रख सकते, अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, तो अब उन्हें ये सिस्टम हटाना ही पड़ेगा। द वाइट रेजाइम चेंज इट्स पॉलिसीज़, तो अब जो वाइट रेजाइम है उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बदल दी। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वेर रिपील, तो जितने भी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जितने भी लॉज थे उन सबको रिपील किया गया। ठीक है, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वेर लिफ्टेड, और जो भी बैन था पॉलिटिकल पार्टीज़ पे या फिर मीडिया पे उन सबको लिफ्टेड किया गया, हटाया गया। ठीक है, आफ्टर 28 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला वर्कड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। तो 28 साल के जेल के बाद जो नेल्सन मंडेला है वो अपने जेल से निकल गए और अब आ गए एक आज़ाद इंसान की तरह। फाइनली एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, तो अब फाइनली जो मिड नाइट है 26 अप्रैल 1994, उसमें ऐसा क्या हुआ जो ये खास है, तो चलिए देखते हैं। द न्यू national flag of Republic of South Africa was unfurled, marking the newborn democracy in the world। तो नया जो रिपब्लिक साउथ अफ्रीका का फ्लैग है उसको फहराया गया और ये दर्शाया गया कि आज के दिन जो है ये जो साउथ अफ्रीका है ये न्यूली बॉर्न हुई है एज अ डेमोक्रेटिक। ठीक है, द अपार्थाइड गवर्नमेंट came to an end, paying way for the formation of the multiracial government। तो जो अपार्थाइड सिस्टम है अब वो ख़त्म हो गया और उसने पेव कर दिया अपने वे को इस मल्टीरेशियल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन पे। ठीक है, हाउ डिड दिस कम अबाउट, तो ये कैसे आया। लेट अस हियर मंडेला द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन। तो चलिए सुनते हैं नेल्सन मंडेला की फर्स्ट स्पीच जब वो प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने ऐसा कहा ही क्या और कैसे ये सारे चेंजेस इतनी जल्दी हो पाए। तो ये जो है इनकी स्पीच, ये आप खुद से पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये स्पीच समझ भी आई है या नहीं, क्योंकि हम ये स्पीच नहीं कराने वाले, ये है आपका होमवर्क। After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to be fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed violent power। तो अब इन इमरजेंस के बाद जो भी नए डेमोक्रेटिक थे साउथ अफ्रीका के, उनमें जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने ये अपील किया कि जो हम फेलो ब्लैक्स हैं, मतलब हमारे सारे भाई हैं, हम इन्हें वाइट्स को फॉरगिव कर देंगे, इन्हें माफ़ कर देंगे इनकी इन बुरी हरकतों के लिए, एट्रोसिटीज़ के लिए, इनके टॉर्चर, इन सब के लिए हम इन्हें माफ़ कर देंगे। और कहा कि अब वो भी अब पावर में रहेंगे, हम सब मिल के पावर में रहेंगे। They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice and human rights। तो अब उन्होंने क्या कहा कि हमें एक इक्वालिटी पे नए साउथ अफ्रीका को बिल्ड करना चाहिए जिसमें सबको इक्वालिटी हो, समानता हो। ठीक है, the party that ruled through oppression and brutal killing, the party that led the freedom struggle, sat together to draw up a common constitution। तो जितने भी वाइट पार्टीज़ जो थी और ब्लैक पार्टीज़ थी, दोनों ने साथ में मिलकर नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो इसमें हमें ऐसा नहीं लिखा गया कि ब्लैक एंड वाइट पार्टी अलग अलग से, ऐसे नहीं किया है, अच्छे से बताया गया कि कौन पहले कैसा था। ठीक है, और ऐसा उन्होंने क्यों किया, वो चाहते तो वो उनके साथ मिल के नहीं बनाते न्यू कॉन्स्टिट्यूशन,
तो अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर तो सेम ही बात हो जाती, ब्लैक वाले अपनी तरफ का फ़ायदा देखते, वाइट्स का नहीं, और जैसे पहले वाइट्स ने अपना फ़ायदा देखा सिर्फ। तो इसीलिए इक्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, ताकि आगे चल के कोई ज़्यादा बड़ी गड़बड़ ना हो, सब इक्वल हो, समान हो, उन सारे कारणों की वजह से ही इन्होंने मिलके अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्या बनाया? नया कॉन्स्टिट्यूशन। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has even ever had. ठीक है, तो 2 साल के बाद, इतने सारे डिस्कशंस और डिबेट्स के बाद जब वो आए वापस, फाइनली सबसे बढ़िया, सबसे फाइनेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का जो अब तक बना है वो बन चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब जगह के कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है, मतलब साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में ये सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर उसके आस पड़ोस के देश के हिसाब से ये सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर उस टाइम के लिए। आपको पता है इसमें 2 साल लगे, इंडिया में भी ऐसे ही 3 साल लगे थे। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने सिटीजन्स को इतने अच्छे अच्छे राइट्स दिए जो कि अवेलेबल ही हो, कुछ ही कंट्रीज़ में अवेलेबल थे। Together they decided that in the search for a solution to the problems, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon. They agreed that everybody should become part of the solution, whether they might have done or represented in the past. ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि एक अच्छे सोल्यूशन को ढूंढने के लिए सबको एकजुट होकर ही मेहनत करनी चाहिए। भले ही हम ये ना देखें कि उन्होंने उनके पास्ट को ना देखें, सब मिलकर देखे ये भी नहीं देखना चाहिए, किसी को एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, किसी को हटाना नहीं चाहिए, सब एकजुट हो के करे। तो आप ये देख सकते हो कितनी अच्छी इनकी थॉट थी, इतना सहने के बाद भी उन्होंने वाइट को माफ़ कर दिया। द प्रीमेबल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट। तो जो प्रीमेबल है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है, उनकी स्पिरिट्स दिखाई गई हैं। तो देखो कैसी फोटोज में अच्छी दिखी है ना। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो साउथ अफ्रीकन का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने बहुत सारे वर्ल्ड में जितने भी बहुत सारे डेमोक्रेट्स थे उन सबको इंस्पायर किया था, इंस्पिरेशन दी थी। A state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. तो जो एक स्टेट जो कि उसको अनाउंस कर दिया गया था कि 1994 से पहले कि ये सबसे अनडेमोक्रेटिक स्टेट है, अब वही सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। आप देख सकते हैं, आपको उनकी हिस्ट्री भी पता चल चुकी है। What made this changes possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform better experiences into the binding glue of a rainbow nation. तो जो इन सारे पॉसिबल चेंजेस का जो भी क्रेडिट जाता है वो साउथ अफ्रीका के लोगों को ही जाता है, जिन्होंने इतने सहने के बाद भी, इतना सहने के बाद भी टुगेदरशिप को नहीं छोड़ा। सब ने मिलजुल के काम किया, तो मिलजुल के काम करेंगे तो काम तो अच्छा होगा ही। स्पीकिंग ऑन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड। तो अब जब साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया तो मंडेला ने क्या कहा, यहाँ पे भी एक स्पीच दी गई है, ये भी आप खुद से पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये जितनी भी स्पीचेस है ये उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट as per as the exam level they can be important because they can give the question like what experiences did Nelson Mandela share with us, what are their speeches about। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स के भी नहीं आएंगे, 2 से 3 मार्क्स के आएंगे, लेकिन 2 से 3 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इन सबको पढ़ लीजिएगा स्पीचेस को। तो चलिए आगे का देखते हैं। Why do we need a constitution? अब हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों? The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitutions do. तो साउथ अफ्रीका का जो एग्ज़ाम्पल है ये एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ ही जाता है कि हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्या ही करता है। The oppressor and the oppressed in this new democracy was planning to live together as equals. तो जो अप्रेस करते थे और जो सह रहे थे, दोनों ने साथ में प्लान किया कि वो सब साथ में रहेंगे,
इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर. तो ये ईजी भी नहीं था उन लोगों के लिए एक दूसरे पर ट्रस्ट करना. दे हैड देयर फियर्स. उन सबके पास अपना अपना डर था. दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट. तो वो सब अपना अपना इंटरेस्ट बचाना चाहते थे. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. तो अब जो ब्लैक मेजॉरिटी थी वो एकदम बहुत ही शार्प थी, कीन थी एकदम. वो अब पहले की तरह देखना नहीं चाहती थी दिन. तो एकदम वो बहुत ही कीन हो गई थी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे. और वो ये नहीं चाहती थी कि जो मेजॉरिटी है उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े. ठीक है. दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स. तो उनको सब्सटेंशियल सोशल और इकोनॉमिक राइट्स चाहिए थे. द वाइट मेजॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी. और जो वाइट मेजॉरिटी थी वो क्या माइनॉरिटी थी वो क्या चाहते थे कि उनकी जो प्रिविलेजेस है वो भी बची रहे, उनकी प्रॉपर्टी भी बची रहे. तो गाइस हम इसके आगे का जो ये पोर्शन है ना पूरा ये डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा. सो देखो आज कुछ ज़्यादा नेटवर्क इशू था इसीलिए थोड़ा सा बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो सकती है. तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस.